जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शब्द शक्ति की जो है डिटेल यहाँ पर व्याख्या करेंगे, उसकी बात करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही कोई पढ़ाता है। यहाँ पर हम इस टॉपिक को बड़े ही आसान तरीके से आपको बताएंगे और आपके लगभग सभी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, एक प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं शानदार तरीके से। आज के बाद ये आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें, अभी ये लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। शब्द शक्ति, शक्ति को ही वृत्ति भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा ये होती है कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब जो शब्द के अर्थ का बोध कराए। यहाँ पर इसके भेद की बात करें, 3 भेद होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ये इसका भेद है। अब अभिधा का जो शब्द होता है उसे वाचक कहते हैं। ठीक है, लक्षणा का जो शब्द होता है उसे लक्षक कहते हैं और व्यंजना का जो शब्द होता है उसे व्यंजक कहते हैं। अर्थ भी पूछा जाता है तो जो अभिधा का अर्थ होता है उसे वाच्यार्थ कहा जाता है, लक्षणा का लक्ष्यार्थ और व्यंजना का व्यंग्यार्थ। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है इसमें शब्द अर्थ में। आपको सिर्फ यहाँ पर एक शब्द आपको अलग देखने के मिल रहा है, वो कौन सा, अभिधा का। बाकी लक्षणा से लक्षक सेम टू सेम वही शब्द हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। तीनों का थोड़ा सा यहाँ पर हम परिभाषा की बात करेंगे। अभिधा सबसे पहले दिया गया है। ठीक है, अभिधा का मतलब होता है, परिभाषा इसमें क्या है कि मुख्य अर्थ का बोध कराती है, सीधा अर्थ प्रकट करती है और यह प्रथम शब्द शक्ति होती है। इसे प्रथमा एवं अग्रिमा भी कहते हैं। तो 3 शब्द शक्ति होती है जिसमें प्रथम अभिधा होता है, द्वितीय लक्षणा और तृतीय व्यंजना होता है। मतलब ये क्या होता है, जो कहा जाए सीधे सीधे उसका अर्थ निकल जाए। ठीक है, उसी को अभिधा कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, राम पढ़ता है तो ठीक है, इसका अर्थ यही निकल रहा है कि राम पढ़ता है। सीता खाती है तो इसका भी डायरेक्ट वही अर्थ निकल रहा है कि सीता खाती है। वह स्कूल जाता है तो ठीक है, ये भी जाता है। छात्र रोजाना व्यायाम करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अभिधा। तो अभिधा का आपको परिभाषा समझ में आ गया कि सीधे सीधे जो वाक्य आप शब्द लिखे जाते हैं, जो लिखे गए हैं वही उसका अर्थ निकले तो वह अभिधा होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते चले कि अभिधा में न जोड़ देंगे तो हो जाता है अभिधान। अभिधान का मतलब होता है नाम। किसी से पूछना हो आपका क्या नाम है, तो आप नाम न पूछ के ये पूछ सकते हैं कि आपका अभिधान क्या है। यहाँ पर इसका मतलब आप साहित्य के काफ़ी अच्छे जानकार हो गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं लक्षणा की। अब यहाँ पर लक्षणा की परिभाषा क्या होती है, इसमें शब्द के सामान्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ को ग्रहण करते हैं और यह आपकी द्वितीय शब्द शक्ति होती है। मतलब जो उसका शब्द है उसका अर्थ नहीं लेना है, ना ही उसका अर्थ निकलेगा, आपको दूसरा अर्थ लेना है। ठीक है, जैसे मुहावरे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात कही जाएगी वह असंभव प्रतीत होने वाली बात होगी। तो सामान्यतः जो आपके मुहावरे होते हैं ना, वह लक्षणा में आते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, जो सीधे वाक्य कहा जाएगा उसका जो है संभव नहीं है। जैसे एक उदाहरण हम मुहावरे का देते हैं, नाको चने चबाना। अब यहाँ पर नाको चने चबाना, सीधे इसका अर्थ निकालें तो क्या कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं। नाक से आप कभी भी चना नहीं चबा सकते हैं। तो इसका मतलब ये मुहावरा हो गया। जो इसका मेन अर्थ है उसे छोड़कर दूसरा अर्थ निकलेगा। तो नाको चने चबाना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, काफ़ी कठिन परिश्रम करना किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर मतलब जो वाक्य का मुख्य अर्थ होगा वो नहीं निकलेगा, अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, जैसे दूसरे उदाहरण की बात कर लेते हैं, सिंह अखाड़े में उतरा। यहाँ पर सिंह अखाड़े में उतरा, अखाड़ा का मतलब होता है जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है इंसानों के द्वारा। यहाँ पर सिंह का मतलब शेर होता है। शेर तो कुश्ती लड़ने आएगा नहीं, मतलब कोई इंसान होगा उसको लोग शेर कह के बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका अर्थ थोड़ा सा अलग हो गया। अगला वाक्य है, राजस्थान साहसी है। अब भाई क्या राजस्थान कोई इंसान है कि साहसी होगा? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि जो राजस्थान में लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो साहसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधे अर्थ नहीं निकल रहा है, अलग अर्थ आ रहा है। गंगा पर गांव है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गंगा लिखा गया, गंगा है। गंगा पर गांव है, क्या कभी गंगा पर जो है गंगा नदी होती है उस पर गांव हो सकता? नहीं। यहाँ पर गंगा पर गांव है, इसका मतलब ये होगा
कि गंगा के किनारे गांव है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए कलिंग शासी है, तो कलिंग तो एक राज्य है, राज्य कभी शासी होता है क्या भाई? कलिंग क्या है? गोदावरी और बैतरणी के बीच का एक प्रदेश है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ की लोग शासी हैं। ठीक है, अगला देखिए लाल पगड़ी जा रही है, तो यहाँ पर लाल पगड़ी एक विशेष जात के लोग, एक विशेष समुदाय के लोग लगाते हैं, तो यहाँ पर लाल पगड़ी कभी जा नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है। सिर पर क्यों खड़े हो, तो क्या ये संभव है? कोई सिर पर थोड़ी खड़ा होता है। इसका अर्थ ये होता है कि मतलब हमारे काफ़ी नज़दीक खड़े हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो वाक्य कहा गया है उसका सीधा अर्थ न निकल के उसका अन्य अर्थ निकले, इसी को कहते हैं लक्षणा। क्लियर? चलिए लास्ट हम बात करेंगे व्यंजना की। अब यहाँ पर देखिए अभिधा व लक्षणा से जब वाक्य शब्द का अर्थ प्रकट न करके व्यंग्यार्थ को प्रकट करें तब यहाँ पर व्यंजना होगा। मतलब अभिधा से भी न क्लियर हो, लक्षणा से न क्लियर हो, इसे ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा व्यंजना को। और यह तृतीय शब्द शक्ति होती है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, इसको कहने वाला ही और सुनने वाला ही समझ सकता है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, माता ने पुत्र से कहा अंधेरा हो गया। अब यहाँ पर माता का पुत्र से जो कहने का अर्थ है, माँ भी समझ रही है क्या कह रहे हैं और पुत्र भी समझ रहा है। तो यहाँ पर अंधेरा नहीं कहा जा रहा है। जब बच्चा छोटा होता है बाहर खेलता है, अंधेरा होने का मतलब अब आपको बाहर नहीं जाना है, आप घर चलें। दूसरा यहाँ पर दिया है माता ने पुत्री से कहा संध्या हो गई। तो अगर माता पुत्री से कहती है कि संध्या हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि दीपक जला दें। सबका अलग अलग सेंस होता है, लेकिन जो सामान्यतः पॉपुलर सेंस है उसी की बात कर रहे हैं। तो माता ने पुत्री से कहा संध्या हो गई, इसका मतलब आप दिया या दीपक जला दें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें जो वाक्य दिया गया इस पर व्यंग किया जा रहा है, मतलब कहने वाला पूरा अर्थ ही यहाँ पर बदल जा रहा है। अगला देखिए गांव में गंगा है, तो गांव में गंगा है, कभी गांव सॉरी उल्टा हमने बोल दिया, गंगा में गांव है, तो कभी गंगा में गांव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा, गंगा नदी क्या है? पवित्र है, हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है। तो इसका अर्थ ये होगा कि वह जो गांव है वो पवित्र है। ठीक है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। ठीक है, अगला देखिए पढ़ते हुए विद्यार्थी से, ठीक है, पढ़ते हुए विद्यार्थी से भाई 10 बज गए हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके सोने का समय हो गया है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं जैसे मान लीजिए किसी क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने का टाइम 2 बजे तक ही है, लेकिन टीचर पढ़ाते पढ़ाते 2:30 बज गया। तो वहाँ पर सारे बच्चे आपस में वार्तालाप करना शुरू कर देंगे कि लग रहा है कि पगला गया है मास्टर, जो है टीचर पागल हो गया है, 2 ही बजे तक पढ़ाना है और कहाँ तक पढ़ा रहा है। तो उसमें से कोई जो बहुत बहादुर होगा उठ के खड़ा होकर बोलेगा सर 2:30 बज गए। अब यहाँ पर जैसे ही 2:30 बजे बोलेगा तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब आपको 2 ही बजे पढ़ाना था, आप 2:30 बजे तक पढ़ा दिए, क्लास छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये आपका उदाहरण देकर पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें अभिधा है कि लक्षणा है कि व्यंजना है। ठीक है, अब आपके लिए एक यहाँ पर अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो आपके लिए एक उदाहरण है कि माता ने या सास ने बहू से कहा कि संध्या हो गई है, मतलब शाम हो गया है। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा आपको ये भी बताना है, और ये अभिधा है कि लक्षणा है कि व्यंजना है, आपको ये बताना है कमेंट में ऑप्शन देकर। ठीक है, फिलहाल आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट में दें। हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो ये देख लीजिए आप, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हम इसकी PDF शेयर कर देंगे, आपको इसका PDF हैंड रिटन नोट में जो आपने देखा है वो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे और भी वीडियो लेकर आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।